नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान ने अमेरिकी तबाही का पूरा इंतजाम कर लिया है और जो खबर ईरान से निकल कर आ रही है वो ये है कि ईरान ने एक ऐसा भस्मासुर तैयार किया है जिसकी जद से अमेरिका भी नहीं बच पाएगा। यानी कि मिडिल ईस्ट दुनिया का वो इलाका जहां तेल भी है, ताकत भी है और तबाही का पूरा इंतजाम भी है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल ईरान के सामने दीवार बनकर खड़े हैं, तो ईरान इस दीवार को निस्तनाबूद करने का इंतजाम लिए बैठा है। वो ईरान जिसे सालों तक प्रतिबंधों में जकड़ा गया, जिसे अलग थलग करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन ईरान ने एक काम किया अपनी रक्षा के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए। उसने मिसाइल और ड्रोन बनाना बंद नहीं किया। ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन्स को अपनी ताकत बनाई, वैज्ञानिकों को अपना कवच बनाया और अब दावा किया जा रहा है कि ईरान ने एक ऐसा मिसाइल सिस्टम तैयार कर लिया है जो अमेरिका के लिए भस्मासुर है। और इस रीजन में, मिडिल ईस्ट में, अमेरिका इजराइल की रणनीति को बदलने की ताकत रखता है। तो क्या यह माना जाए कि ईरान ने कोई ऐसा हथियार बना लिया है जो ईरान से निकले और सीधा अमेरिका के दिल पर हमला करे? क्या तेहरान ने चुपचाप इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर ली है और अब सिर्फ इजराइल और मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क को टारगेट भी कर सकता है? और सबसे बड़ी बात, जिस सरप्राइज पैकेज की बात मुश्तबा खामनेई करते रहे हैं, आईआरजीसी करता रहा है, ईरान के बड़े बड़े लीडर्स करते रहे हैं, क्या वो सरप्राइज पैकेज यही है? और इसकी कितनी संभावना है कि ईरान के पास आईसीबीएम रेडी है या फिर रेडी मोड में है? क्योंकि तकनीक के लिए नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना बैठे हुए हैं। अभी हाल ही में आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने चीन के एक जहाज को पकड़ा है जिसमें ईरान के लिए मिसाइल कंपोनेंट्स भेजे जा रहे थे। बैकडोर से चीन, रशिया, नॉर्थ कोरिया सब ईरान की मदद करते रहे और ईरान के कई मिसाइल प्रोग्राम नॉर्थ कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम से मेल खाते हैं। और अगर ऐसा मुमकिन है, ईरान के पास आईसीबीएम है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह बिल्कुल सही स्थिति है कि उन्हें अपना सिर पीटना होगा। और शायद यही वजह है कि अमेरिका बार बार कह रहा है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम रोके और अपने मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाए। जानेंगे इस खबर को विस्तार से, बताएंगे आपको क्या खबर आई है, डॉट्स कनेक्ट करेंगे, देखेंगे क्या वाकई आईसीबीएम के करीब पहुंच गया ईरान या बना चुका है, और करेंगे उस पर रक्षा विशेषज्ञों के साथ चर्चा। ईरान से एक ऐसी खबर आ रही है जो डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जमीन खींच लेगी। कहा जा रहा है ईरान की नई मिसाइल की रेंज 8 से 10,000 किलोमीटर तक हो सकती है और अगर यह दावा सच है तो ईरान की पहुंच अब सिर्फ तेल अवीव, मिडिल ईस्ट तक नहीं बल्कि न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और अमेरिका के एक बड़े भूभाग तक हो सकती है। तो क्या ईरान सचमुच आईसीबीएम क्लब में शामिल हो गया है? आईसीबीएम यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज 5,500 किलोमीटर से लेकर 15,000 किलोमीटर तक होती है। दुनिया में कुछ चुनिंदा देश हैं जिनके पास ये क्षमता है, जिसमें अमेरिका है, भारत है, रूस है, चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और उत्तर कोरिया को भी इस लिस्ट में रखा जाता है। लेकिन दावा है कि उत्तर कोरिया की मदद से, यानी कि किम जोंग उन की मदद से, ईरान भी इस कतार में खड़ा हो गया है और ईरान के पास आईसीबीएम मौजूद है, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान जानता है पारंपरिक युद्ध में अमेरिका से मुकाबला आसान नहीं है। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे ताकतवर एयरफोर्स है, सबसे घातक नौसेना है और मिडिल ईस्ट में दर्जनों सैनिक ठिकाने। लेकिन ईरान ने वो रास्ता चुना जो कम खर्च में डर ज्यादा पैदा करता है, असिमेट्रिक वॉरफेयर। मिसाइलें, ड्रोन और प्रॉक्सी नेटवर्क, हिजबुल्लाह, हूती, हमास, शिया मिलिशिया सिर्फ संगठन नहीं है, ये ईरान की शैडो आर्मी है। और इसके ऊपर सबसे टॉप पर ईरान के पास आईसीबीएम की खबर, यानी मिडिल ईस्ट की ये लड़ाई सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगी, ये अब ग्लोबल थ्रेट बन सकता है। सपोज दैट कि अगर ईरान ने आईसीबीएम का इस्तेमाल कर लिया, अगर उसके ऊपर किसी बड़े हथियार का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद देन क्या होगा?
रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने स्पेस प्रोग्राम को मिसाइल टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया है। ईरान का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम यानी कि SLV प्रोग्राम, इसी टेक्नोलॉजी के जरिए रॉकेट अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यही तकनीक ICBM बनाने की बुनियाद भी बन सकती है, क्योंकि सैटेलाइट लॉन्च करने वाला रॉकेट और परमाणु हथियार ले जाने वाली लंबी दूरी की मिसाइल, दोनों की तकनीक कई जगह एक जैसी होती है और यहीं से दुनिया की टेंशन बढ़ती है। ईरान ने सिमोर और दूसरे SLV प्लेटफॉर्म्स पर लगातार काम किया है, सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी विकसित की है, मल्टी स्टेज रॉकेट डिजाइन पर फोकस किया है और जो खबरें आ रही है वो अमेरिका इजराइल की सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए और इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू के लिए दुआएं ही कर सकता हूं कि ये खबर उनकी नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि अगर ईरान के पास 10,000 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइल है तो वह सिर्फ एक हथियार नहीं है, वो एक डिप्लोमेटिक हथियार भी हो जाता है, भू राजनीतिक भूकंप होता है। सोचिए, तेहरान से छोड़ी गई मिसाइल यूरोप पार करके, अटलांटिक पार करके अमेरिका के आसमान में दिखाई दे, सोचकर ही पेंटागन की हालत पतली हो जाएगी। वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप को फीवर आ जाएगा। यह वही डर है जो मिडिल ईस्ट में आज अमेरिका महसूस कर रहा है और इसी वजह से पेंटागन और इजराइल को इस वक्त अलर्ट मोड में रखा गया है। ICBM है क्या चीज, ये क्या बला है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ICBM एक खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो इंटरकॉन्टिनेंट यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला करने की ताकत रखती है। इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 15,000 किलोमीटर है। यह मिसाइल अंतरिक्ष की सीमा तक पहुंचकर फिर अटैक करती है। अधिकांश ICBM परमाणु हथियार ले जाने के लिए बनाई जाती है। कई आधुनिक ICBM में MIRV तकनीक होती है, जिससे एक ही मिसाइल अलग अलग जगहों पर वार करती है। इसे जमीन के साइलो, मोबाइल लॉन्चर या पनडुब्बियों से भी दागा जा सकता है। इतनी अधिक गति होती है कि इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। अमेरिका, रूस, चीन, उत्तर कोरिया के पास ऐसी मिसाइलें हैं। ICBM का मुख्य उद्देश्य दुश्मन को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाना है। ईरान पहले ही दावा कर चुका है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह विकसित कर दी है। हालांकि पश्चिमी देश इन दावों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि ईरान मिसाइल टेक्नोलॉजी में इस वक्त भी, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, दुनिया के कई देशों से आगे है। और यही वजह है कि हर नया परीक्षण, हर नया लॉन्च पूरी दुनिया की निगाहों में रहती है। और इसलिए अमेरिका बार बार इस पूरे जंग के दरमियान ईरान से कहता रहा है कि आप अपना मिसाइल प्रोग्राम रोकिए और आप अपने एटम, जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जिसको एटम बम बनाने के लिए आपने रखा हुआ है, उसको हैंडओवर कर दीजिए। शायद यह बात CIA को पता है, जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि ईरान के पास ICBM है। और अगर ईरान के पास ICBM है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका और इजराइल जी जान से कोशिश कर रहे हैं कि वो अमेरिकी और इजरायली हमलों के प्रेशर की वजह से ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को रोकें। चलिए जानते हैं ईरान के पास टॉप मिसाइलें जो ऑफिशियल है, मतलब जो पब्लिक डोमेन में है, जिसको ईरान एक्सेप्ट करता है। उसमें फतेह 2 मारक क्षमता 1,500 किलोमीटर तक है। इसके अलावा आपको बताएं, फतेह 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। उड़ान के दौरान तेजी से दिशा बदलने में सक्षम है। पैट्रियट एरो जैसे रडार सिस्टम को लिए इसको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। खुर्रमशहर 4 सबसे भारी और विध्वंसक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 2000 है। 1500 से 1800 किलोग्राम तक ये विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ईरान की सबसे ताकतवर घातक बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। लिक्विड फ्यूल इंजन पर आधारित है। मिडिल ईस्ट में भारी तबाही इसने मचाई। इस जंग के दरमियान इसका भरपूर इस्तेमाल किया। ईरान ने मोबाइल लॉन्चर से भी इसे दागा गया। सेजिल के बारे में आप जानते होंगे। इसकी मारक क्षमता तकरीबन 2500 किलोमीटर तक है। ये ठोस ईंधन यानी कि सॉलिड फ्यूल पर चलता है। ठोस ईंधन की वजह से तेजी से लॉन्च किया जा सकता है। दुश्मन को संभालने का मौका बहुत कम मिलता है। इसकी रफ्तार मैक 13 से भी ज्यादा बताई जाती है। एक मिसाइल का नाम है इमद, जो कि सटीक गाइडेड मिसाइल है। मारक क्षमता 1700 किलोमीटर है। सटीकता बेहद उच्च है। मनूवरेबल है। री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है। लॉन्च के बाद भी इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, दिशा चेंज कर सकते हैं, टारगेट बदल सकते हैं। गदर 110 उन्नत शाहाब वेरिएंट है ये। मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर है। ईरान की पुरानी शाहाब 3 मिसाइल का अत्याधुनिक संस्करण है।
पहले चरण में जो है वो लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल, दूसरे चरण में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल। और ये मिसाइल भी दुश्मन के रडार को चकमा देने की क्षमता रखता है। इसके अलावा कई क्रूज मिसाइल हैं जिनकी खासियत है कि ये 2500 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, जमीन के बेहद करीब उड़ान भरते हैं और उड़ान बदलने के दौरान दिशा बदलने में भी सक्षम है। एक बात तो तय है कि ईरान ने पूरी दुनिया को बताया कि उसके पास बहुत उन्नत किस्म के मिसाइल हैं और उन्होंने कभी इस बात को छिपाने की कोशिश नहीं की। लेकिन इसमें दो पेच है। पहली बात यह कि ईरान ने यह जानकारी दी पूरी दुनिया को कि वो 2500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल नहीं है उसके पास। और दूसरी बात कि जब ईरान ने डियागो गार्सिया पर अमेरिका और ब्रिटेन के जॉइंट बेस पर हमला किया था तो 2 मिसाइलें दागी थी। एक मिसाइल रास्ते में क्रैश हो गई थी और दूसरा डियागो गार्सिया पहुंचने वाला था, उससे 40 किलोमीटर पहले उसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और ईरान से जहां से मिसाइल चली थी और डियागो गार्सिया की दूरी अगर आप देखेंगे तो 4000 किलोमीटर है। तो यहां ईरान के गुमराह करने की बात आई कि दुनिया को गुमराह किया ईरान ने। 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल कैसे दाग सकता है ईरान? एक और पेच, जंग के दरमियान बार बार ईरान में IRGC ने सीजफायर के समय में सरप्राइज सब का इस्तेमाल किया है। ईरान बार बार कहता है अगर हमला हुआ तो जवाब ऐसा होगा जिसकी कल्पना नहीं की गई होगी। अमेरिका के लिए सरप्राइज पैकेज तैयार है। तो क्या यह सरप्राइज यही ICBM है? और क्या ईरान दुनिया को अचानक अपनी नई ताकत दिखा सकता है? एक बात साफ है, ईरान अब सिर्फ क्षेत्रीय ताकतवर बनकर नहीं रहना चाहता। वो मिडिल ईस्ट को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता है और उसमें किसी का दखल नहीं होगा। अमेरिका भी इस मामले में दखल नहीं देगा। यानी मिडिल ईस्ट का मामला एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर है जहां एक गलत फैसला पूरी दुनिया को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा करने के लिए काफी है। तो ईरान के ICBM होने पर और उसके अमेरिका और यूरोपीय देशों तक पहुंचने पर और नॉर्थ कोरिया और रशिया और चाइना के मदद करने पर बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कैप्टन श्याम कुमार जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। कर्नल SK मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर अजिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है अजिताभ जी आपका। पहला सवाल संजय कुलकर्णी से। सर, रिपोर्ट से आ रही हैं कि ईरान ने ICBM डेवलप कर लिया है और इसलिए बार बार अमेरिका कह रहा है कि आप अपने मिसाइल कार्यक्रम को रोकिए और आप अपना एनरिच्ड यूरेनियम हैंडओवर कीजिए। अगर वो एनरिच्ड यूरेनियम ही रेडिएशन के तौर पर, डर्टी बम के तौर पर ICBM में इस्तेमाल करके दाग दिया जाए तो वो भी बहुत नुकसान करा सकता है। यानी एक बहुत बड़ा थ्रेट हम देख रहे हैं कि डेवलप हो रहा है मिडिल ईस्ट में। धन्यवाद विवेक, धन्यवाद को पैनलिस्ट। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए, पर अभी आज की तारीख में उसके पास शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। और जैसे आपने कहा कि डियागो गार्सिया जो 4000 किलोमीटर की दूरी पर है, वो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की दूरी से बाहर चला जाता है। लेकिन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 5500 किलोमीटर और 15000 किलोमीटर के रेंज तक जा सकते हैं। और जब हम बात करते हैं स्पीड की, हाइपरसोनिक की, तो ऑब्वियसली ओवर 5 मैक गोइंग अप टू इवन 20 मैक उसकी स्पीड। लेकिन ईरान कोशिश जरूर कर रहा है, क्योंकि आज की तारीख में कोई शक नहीं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जमीन जो है ईरान उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। लेकिन 3-4 हजार किलोमीटर की रेंज को लेकर के मिडिल ईस्ट में जरूर दबदबा बना सकता है। और यही कारण है कि इजराइल को इसका जबरदस्त खतरा है, क्योंकि जब तक उसके पास 1500-1700 किलोमीटर तक है, और हम लोगों ने देख ही लिया है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया है और उसकी मिसाइल चाहे कितना भी आयरन डोम हो, उसको पेनिट्रेट करने की काबिलियत है उसमें। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा आला नहीं है जो 100% मिसाइल को रोक सके। तो इवन 10% या 5% भी मिसाइल अगर पेनिट्रेट कर जाती हैं तो नुकसान जबरदस्त पहुंचाती है, जो उसने इजराइल में पहुंचाया है। जरूर इसके कोई शक नहीं कि यही कारण है कि इजराइल और अमेरिका
दबाव डाल रहे हैं ईरान के ऊपर कि न्यूक्लियर ही नहीं, उसकी मिसाइल क्षमता के ऊपर भी उसको थोड़ी रोक लगानी पड़ेगी, जिसके लिए प्रस्ताव था अमेरिका से 20 साल के लिए यूरेनियम को लेकर के। लेकिन यूरेनियम को लेकर के कहीं ना कहीं मुझे लगता है बातचीत के द्वारा, क्योंकि इतना आसान तो है नहीं, लेकिन नॉर्थ कोरिया जैसे रोक स्टेट्स है, चीन का उसको पूरा सपोर्ट है, लेकिन मुझे लगता है एक व्यावहारिक तौर पर चीन जिस प्रकार से उभर रहा है विश्व में, इस तरह के क्लैंडस्टाइनली कोई काम करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है, ये अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने की पूरी क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान के खान को, कादिर खान जो उनके फादर ऑफ उनके न्यूक्लियर न्यूक्लियर माना जाता है, उसको जेल में रखा गया था, क्योंकि अमेरिका ने तो मुशर्रफ को बाद में बताया कि ये जो आदमी है ये सब जगह जो न्यूक्लियर सीक्रेट्स है ये धीरे धीरे करके लीक कर रहा है, जिसके लिए वो पैसे कमा रहा है। और वो दिख रहे थे जिस तरीके से उन्होंने जबरदस्त अपना पैसा कमाया इसको लेकर के। तो कोई शक नहीं कि ईरान अगर करता क्या मरता क्या ना करता, जब वो हालत आ जाती है तो ईरान को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके अस्तित्व पे आंच आने लगे। अभी तक तो इजराइल को अस्तित्व पे आंच आने का खतरा था, अब ईरान को लग रहा है कि उसके अस्तित्व पे आंच ना आ जाए। लेकिन जो जीसीसी कंट्रीज हैं वो सब चाहती हैं कि ईरान के पास इस तरह की क्षमता ना आए, क्योंकि कुछ भी हो, या जैसे हिजबुल्लाह के पास रॉकेट्स है, मिसाइल के रॉकेट्स है, वो रॉकेट से आप देखते हैं क्योंकि दूरी कम होने के कारण इसराइल के साथ वो किस तरीके से सदर्न लेबनान में और नॉर्दर्न इसराइल में लेकर के उसने इसराइल के नाक में दम भर रखा। उसी प्रकार से हमास ने गाजा में परेशान किया है, उसी प्रकार से मिसाइल फायर करके खुद ही ने इसराइल के ऊपर हमला किया है। ये सब प्रॉक्सी है ईरान के। तो ईरान नॉर्थ कोरिया से सर आप ठीक कह रहे हैं, नॉर्थ कोरिया से, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है ईरान को, रशिया से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, चाइना से है। और अभी हाल में आपने ट्रंप को सुना होगा जिन्होंने कहा था कि हमने एक ऐसे चाइनीज शिप को पकड़ा जिसके पास मिसाइल कंपोनेंट्स मिले हैं। और अभी तक दुनिया ये जानती थी कि ईरान के पास 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल है। जब डियागो गार्सिया 4000 किलोमीटर उन्होंने दागा तब पता चला इनके पास 4000 वाला सामान भी है। फिर एक दिन ऐसे आएंगे और अमेरिका में को मिसाइल फायर कर देंगे 10,000 किलोमीटर, और फिर बना इनके बाद तो ये 10,000 वाला भी निकला, जो कि रिपोर्ट्स बता रही हैं। क्योंकि इसलिए अमेरिका पीछे पड़ा है कि आप अपना मिसाइल कार्यक्रम अभी सस्पेंड कीजिए और एनरिच यूरेनियम हैंड ओवर कीजिए। इस पर मैं कैप्टन श्याम कुमार का भी रिमार्क चाहूंगा। कैप्टन श्याम कुमार। धन्यवाद। जय हिंद शर्वरुणा। अब देखिए, ईरान सबसे पहले तो आईसीबीएम जिस देश के पास हो वो देश पहले तो क्रेडिबल डिटरेंस के लिए उसका जरूर टेस्ट करता है और डिक्लेयर कर देता है। जैसे कि एटॉमिक वेपन हो तो सबको पता है पूरे वर्ल्ड में, और जब तक आप विस्फोट नहीं करते क्रेडिबल डिटरेंस नहीं बनती। ईरान के केस में हम सब जानते हैं कि 2000 से 1000 किलोमीटर की मिसाइल्स का तो उसने लगातार उपयोग किया है। और अगर ये स्ट्रैटेजिक वेपन्स हैं जो आईसीबीएम है, अगर ऐसे वेपन हो उसके पास, तो प्रोटोटाइप का प्रयोग जो गार्सिया पे करना हमने देखा वो हो सकता है, क्योंकि रॉकेट सॉलिड प्रोपल्सन चाहिए ऐसे आईसीबीएम के लिए, लिक्विड प्रोपल्सन से काम नहीं चलता। मेरी अपनी एक्सपीरियंस मिसाइल्स की जो है, जो मैंने अपने हाथ से फायरिंग की है पुरानी मिसाइल से, वो लिक्विड प्रोपल्सन पे चलती हैं। ये मिसाइल्स जो है वो मुश्किल होती है उनको हैंडलिंग करना, खासकर साइलो में रखना और उनका उपयोग करना, क्योंकि उनकी बहुत सारे डेंजर्स होते हैं फ्यूल लीक्स के, और क्रू जो उसका होता है उसके लिए प्रयोग करने के लिए। तो जहां तक डिटरेंस की बात है, वर्ल्ड की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से आईसीबीएम का अवेलेबिलिटी ईरान में नहीं पाया गया है। और अगर वो चुपचाप रखते हैं तो किसी दिन फायर करेंगे तो फिर उन्हें जवाब भी देना पड़ेगा वर्ल्ड कम्युनिटी को इस तरह से कि उन्होंने अपने चीजों को छुपाया क्यों है, आखिर वो छुपाते क्यों है चीजों को, अगर उनकी मिलिट्री माइट है तो कोई ऐसा देश नहीं है जो अपनी मिलिट्री माइट को छुपाता है, जितना हो उससे बढ़ चढ़कर बताता है। और दूसरी बात रही प्रेजेंट सिचुएशन की, जो हॉर्मुज में हो रहा है, या जो टैक्टिकल वॉरफेयर की बात करें, ये स्ट्रेटेजिक वेपन है और इसका उपयोग ऐसे नहीं होता जब तक जरूरत ना हो। खासकर मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि जितने भी मिसाइल्स, आपने क्रूज मिसाइल की चर्चा थोड़ी सी की है, अभी क्रूज मिसाइल्स का उपयोग ज्यादा जरूरत पड़ेगी उनको, क्योंकि ये क्लोज वॉर अगर हुई तो उनको क्रूज मिसाइल्स की जरूरत पड़ेगी। कल जो अटैक हुआ है रात को बंदर अब्बास में, ये क्रूज मिसाइल्स के मिसाइल लॉन्चर स्टेशन पे किया गया स्पेसिफिकली, और F-15 का वहां जाना शायद उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर वो
माइन लेइंग बोट्स को मार रहे थे, तो उसके लिए इसकी जरूरत नहीं थी। तो ये दोनों रिपर ड्रोन और F-35 को वहां जाना इंडिकेट करता है कि वो स्मेल कर रहे हैं और कोस्टल एरियाज को मैपिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं उनके डिफेंस सिस्टम्स को, और खासकर सप्रेस कर रहे हैं कोस्टल मिसाइल डिफेंस को, जो कि क्रूज मिसाइल्स हैं, जो कि जो भी शिप वहां से गुजरेगा, चाहे वो टैंकर हो चाहे वॉरशिप हो, वो लद्दाख और कोसाम के आसपास कोई भी शिप आएगा तो उसको वो बंदर अब्बास से या उसके जो दूसरे जो पोर्ट्स हैं वहां पे, खासकर ये बड़ा पोर्ट है जहां उनका नेवल हेडक्वार्टर भी है, वहीं से अटैक होगा। इसलिए कल अटैक जो एक सिग्नेचर अटैक मानता हूं मैं इसको। आईसीबीएम का उपयोग वो अमेरिका के रीच या दूसरे कंट्री के रीच, यूरोप के रीच के लिए एक मसल फ्लेक्सिंग के हिसाब से मैं देखता हूं। वो भी उनके हो सकता है फाइनल स्टेज में हो सकता है फाइनल स्टेज में हो सकता है ईरान अभी नहीं डिस्क्लोज करना चाह रहा हो, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकता है कि अभी कुछ काम बाकी हो। मलिक साहब, जैसा कि मैंने कहा कि डियागो गार्सिया तक अगर उसने मिसाइल चार्ज कर दिया था, तो डियागो गार्सिया 4000 की रेंज में, 4000 प्लस कुछ किलोमीटर है, तो हो सकता है कि ईरान वो टेक्नोलॉजी अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया से उसकी बातचीत होती है, दुनिया जानती है। रशिया चाइना से बहुत अच्छी दोस्ती है, ये भी दुनिया जानती है, और बहुत लंबे समय से वो इस चीज़ को चाहता है कि वेपन ऑफ डेटरेंस बन के भी रहे। जैसे कि आपने कहा, हो सकता है कि आने वाले हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में वो टेस्ट भी कर दें। मलिक साहब। जी विवेक जी, सभी पैनलिस्ट को मेरा सादर प्रणाम। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब तक अभी आने वाले टाइम में ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर बड़ी अग्रेसिवली काम करेगा, कोई शक नहीं है, क्योंकि पिछले तकरीबन 90 दिन का अनुभव यही कहता है कि उसकी मिसाइल्स ने ही इनफैक्ट ईरान को इस पायदान पर रखा हुआ है कि वो अमेरिका को आंखें दिखाने की हालत में है। और रही बात यह है कि उसके पास क्या क्या मिसाइल है, जैसा कि आपने अपनी इंट्रोडक्शन में सभी चीज बताई, इसमें सबसे ज्यादा फोकस उनका रहेगा चाइना और नॉर्थ कोरिया, इवन रशिया से भी, क्योंकि रशिया का आप देख रहे हैं कि जो युद्ध चल रहा है वो एक तरह समाप्ति की तरफ दिख रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का रोल और चाइना का रोल इसमें अहम है। अभी भी जो देखा जाए तो जो न्यूट्रलाइजेशन हुआ है जो अमेरिकन वेपन्स का, चाहे वो फाइटर्स का हो या फिर दूसरे एयर डिफेंस उनके एसेट्स जो जीसीसी कंट्रीज के अंदर डिप्लॉयड थे, उनके पीछे बहुत बड़ा रोल चाइना का है, चाइना की टेक्नोलॉजी का है, उसके डिटेक्शन ट्रैकिंग और डिस्ट्रक्शन में उनका बहुत बड़ा रोल है। ये मेरे ख्याल से, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कोऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा, और जारी रहने के साथ साथ उसका डेवलपमेंट मिसाइल्स का और भी मेरे ख्याल से जोर पकड़ेगा। और इन मिसाइल के डेवलपमेंट के खासकर जो सॉलिड प्रोपेलेंट है, जैसे सर बता रहे थे, सॉलिड प्रोपेलेंट का रोल बहुत रहेगा, क्योंकि इतनी लंबी दूरी की, यानी 10,000, 12,000, 15,000 की जो किलोमीटर की जो रेंज तक की मिसाइल्स है, इनके अंदर सॉलिड प्रोपेलेंट ही काम सभी जगह काम करता है। काम तो वो भी करेगा, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा लोड हो जाता है, एफिकेसी बहुत डाउन हो जाती है, रेंज कम हो जाती है, जो वारहेड की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, जैसे कि आप अगर पीछे जाए, जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो शुरुआत के दिनों में जो खबरें आई थी कि 28 मांगों में से एक मांग थी कि अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को खत्म करे, मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करे। हाँ बिल्कुल। आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं संजीव सर से भी पूछ लेता हूं, संजीव श्रीवास्तव जी से, कि क्या क्लस्टर मिसाइल छोड़ेगा ईरान, ये हम में से किसी को अंदाजा था? आप डियागो गार्सिया तक 4000 किलोमीटर की बात करो तो कंफर्म बाद में हुआ कि भाई वो ईरान से चली थी वो मिसाइल। जो क्लस्टर बम मिसाइल उन्होंने मारा, जिसमें से एक साथ 12,000 13,000 छोटे छोटे क्लस्टर्स में बम निकलते थे, जिसके जो बेसिकली आपके एयर डिफेंस को फेल करने के लिए चला जाता है, और क्लस्टर बम तो बैन है दुनिया में, फिर भी मारा उन्होंने। तो उनके पास ये कहना कि भाई आज की तारीख में है नहीं है, ये तो एक जुए की तरह है। और ईरान बार बार कह रहा है हमारे पास सरप्राइज रेडी, अमेरिका हमला करके तो दिखाए। संजीव श्रीवास्तव जी। देखिए विवेक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्लस्टर म्यूनिशंस का इस्तेमाल करना, जो कि ईरान के रिजीम के द्वारा किया गया, इजराइल की सिटीज पर किया गया, वो बिल्कुल प्रतिबंधित है। और क्लस्टर म्यूनिशंस का सिविलियन एरियाज पे जो उसका उपयोग है, वो तो बिल्कुल ही उसको अनैतिक है और अवैध है। और इस तरीके का जो बिहेवियर है वो ईरान के इस्लामिक रिजीम ने शो किया 40 दिनों का जो युद्ध चला, और उन्होंने अनेकों ऐसे जो कदम उठाए जिसमें कि वेस्ट एशिया के राष्ट्रों के ऊपर जिस तरीके से वो टारगेट उन्होंने किया। जाहिर है कि वेस्ट एशिया के राष्ट्र इस युद्ध में शामिल नहीं थे, ये लड़ाई तो यूएस और ईरान के बीच की थी, लेकिन दुबई को टारगेट करना, दोहा को टारगेट करना, मस्कट को टारगेट करना, जितने भी जीसीसी के कंट्रीज हैं उनको टारगेट करना, होटल्स, एयरपोर्ट्स, सिविलियन एरियाज, रेजिडेंशियल एरियाज में जाकर के ये मिसाइल्स गिर रही थी।
तो ये एक रेकलेस बिहेवियर है, इररिस्पांसिबल बिहेवियर है जो ईरान की इस्लामिक रिजीम शो कर रही थी। उसी तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेट नहीं किया जा सकता, ये भी एक बिल्कुल अनैतिक और अवैध कृत्य ईरान की इस्लामिक रिजीम अब ने जब किया है। इतने तो इतने ऐसे अनैतिक में- और अवैध काम कर ही रहे हैं तो एक आईसीबीएम भी चला देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो इसी वजह से जो आईसीबीएम का अगर वो डेवलपमेंट करेंगे तो अमेरिका और इजराइल को इसी वजह से इसके ऊपर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है। और जैसा कि आप 28 फरवरी के पहले के जो निगोशिएशंस हो रहे थे, चाहे वो ओमान में रहे हों या यूरोप में रहे हों, वो जाहिर है कि ये जो निगोशिएशंस में जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ईरान कर रहा था, बहुत ही एग्रेसिव तरीके से उसको जो आगे बढ़ाने की उसकी जो सोच रहती है, वो भी इसमें शामिल करने के लिए अमेरिका इजराइल दबाव बना रहे थे कि आपको सिर्फ न्यूक्लियर वेपन ही नहीं बल्कि मिसाइल डेवलपमेंट के ऊपर भी लगाम लगानी होगी। देखिए, मैं यहाँ पर एक कंपैरिजन ड्रा करना चाहता हूँ विवेक जी। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ निगोशिएटिंग टेबल पर तभी आया, चाहे वो सिंगापुर की समिट रही हो, चाहे वो हनोई की समिट रही हो, जब उसने अपनी आईसीबीएम्स पूरी बना ली। और उसके पास वॉर सॉन्ग सीरीज की अनेक ऐसी आईसीबीएम्स हैं जो अमेरिका की सोर्स तक पहुंच सकती है, अमेरिका की सिटीज को टारगेट कर सकती है। और ये जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जब ये बहुत ही श्रूड तानाशाह किम जोंग उन ने जब हासिल कर ली, तब उसके बाद वो नेगोशिएटिंग टेबल पर अमेरिका से डील करने के लिए तैयार हुआ। और आज भी देखिए तो उसने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कोई जो है वाइंड अप उसको नहीं करने किया है, सिर्फ अमेरिका के साथ एक नेगोशिएशन और बातचीत इसलिए कर रहा है ताकि उसके ऊपर प्रतिबंध हट जाए। तो इसी तरीके की जो सोच है वो इस्लामिक रिजीम की भी है। और ये जो इस्लामिक रिजीम की जो सोच है वो नॉर्थ कोरिया से कहीं ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इनका जो इसराइल के प्रति जो नफरत वाली भावना रहती है, जो डेथ टू अमेरिका डेथ टू इसराइल वाली अभी भी सोच रहती है। अभी कल भी मुस्तफा खोमनेई ने फिर से डेथ टू अमेरिका वाली बात कह दी कि इसको हम छोड़ेंगे नहीं, ये तो हमारी सोच है ही, इसको तो हम कभी छोड़ नहीं सकते। तो इस तरीके का जो एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, आप दूसरी सभ्यताओं के साथ एक नफरत की भावना अगर रखेंगे और उसके बाद ये सोचेंगे कि आप न्यूक्लियर वेपन्स भी बना लें, आईसीबीएम भी बना लें, इसराइल को भी टारगेट कर लें और अमेरिका को भी टारगेट करने की क्षमता रख लें, तो ऐसे में तो ये हो नहीं सकता और युद्ध तो होगा ऐसे में। और ऐसे में तो ये आपको बाधाएं का सामना करना पड़ेगा। तो ये स्पष्ट है कि जो वर्तमान समय में अमेरिका का जो फोकस है वो निसंदेह ईरान है। और मैं मानता हूं, मैं अवश्य इस बात को भी कहना चाहता हूं कि बहुत संभव है कि भविष्य में जो नॉर्थ कोरिया की जो रिजीम है वो भी, चाहे वो ट्रंप उसको डील करे या कोई अन्य डील करे, लेकिन जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश कह गए थे, ईरान, इराक, नॉर्थ कोरिया, जो एक्सिस ऑफ इविल की बात है, वो अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट में रहता है। और वो जाहिर है कि वो तरीके ढूंढते रहते हैं किस तरीके से इन रिजीम्स को टारगेट किया जाए। तो मेरा मानना है कि ईरान का जो आईसीबीएम डेवलपमेंट का अगर उसकी महत्वाकांक्षा है तो वो मुझे नहीं लगता कि वो पूरी होने जा रही है। हालांकि यह अवश्य है कि सर आप भी इसको, हमने आप ये अभी भी इसको देखा है कि आकांक्षा, रशिया- जी आप इसको आकांक्षा मानकर चल रहे हैं? मुझे तो लगता है या तो फाइनल स्टेज में है या तो रेडी है, कुछ ऐसी खबर है। अजिताभ सिंह जी, आपको क्या लगता है? देखिए विवेक जी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हर देश, आज के देश में जो बदलते परिदृश्य हैं, हर कोई चाहता है और मिसाइल की एक तरह से होड़ लगी हुई है। अभी तुर्की ने जो अनाउंस किया, शायद उसने कुछ पहले ही समय, महीनों पहले या वर्ष भी कह सकते हैं, उसने डेवलप कर लिया था, लेकिन अब जाके हाल फिलहाल में डिस्क्लोज हुआ कि तुर्की ने एक बहुत बड़ा आईसीबीएम काइंड ऑफ डेवलप कर लिया और उसको दुनिया के सामने ला दिया। ईरान, जैसा आप कह रहे हैं, डियागो गार्सिया में किया, अगर उसने किया तो उससे कोई आश्चर्य नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास बैकअप है। खतरा है कि अगर तुर्की भी उसमें मिल गया, पाकिस्तान मिल गया, नॉर्थ कोरिया मिल गया और ऑफ कोर्स चाइना का तो बैकअप है, तो इससे संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अभी यूक्रेन वॉर ने और ईरान के हॉर्मुज और इजराइल के बीच जो वॉर है, इसने दिखाया कि पूरा वॉरफेयर का टैक्टिक्स चेंज हो गया है। अब एक ड्रोन एक मिसाइल से ज्यादा खतरनाक हो गया है। ऐसी स्थिति में ईरान के लिए अमेरिका जो बहुत 10,000 किलोमीटर दूर है, उससे ज्यादा उसको जो नजदीक के टारगेट हैं, चाहे गल्फ अरब के देश हैं, इजराइल हैं, इस पे फोकस करना। और खास करके जो अभी ईरान की तबाही हुई है, जो उसके पास आर्थिक तबाही भी मैं कहूंगा, उसमें अगर है भी तो अब उसकी प्रायोरिटी चेंज होगी, लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, हॉर्मुज आज के डेट में एक सबसे बड़ा डेटरेंस भी, मिसाइल भी
और एक तरह से कह लीजिए कि गारंटी भी बन के उभरा है, जो ईरान को वर्षों तक प्रोटेक्ट करेगा अगर वो हॉर्मुज पे अपना कब्जा डायरेक्टली इनडायरेक्टली रखता है तो। नहीं, लेकिन आप कह रहे कि भाई मॉडर्न वॉरफेयर बदल गया है, अब लड़ाई अब बड़े हथियारों की जगह छोटे हथियारों से लड़ी जा रही हैं। लेकिन संजय कुलकर्णी सर, वैसी स्थिति में क्या जब आपका दुश्मन ही 12-15 हज़ार किलोमीटर दूर बैठा हो, जो आपका सबसे खतर जो मेन दुश्मन है, वहाँ तो आपके ड्रोन्स जाएंगे नहीं, वहाँ आपके अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि यूएवी भी नहीं जा सकते, तो फिर उसके लिए उस कंडीशन में तो आपको आईसीबीएम ही चाहिए, उसका कोई दूसरा विकल्प तो हो नहीं सकता, या हो सकता है संजय कुलकर्णी सर कि मिडल ईस्ट में ही आप हमला करके अपने कि दिल को तसल्ली देने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है कि मिडल ईस्ट में ही मार के खुश हो गए। देखिए ना विवेक, जो भी देश है अपने सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाता है, लेकिन वो कदम ऐसे होने चाहिए जो वो नहीं कि सोवियत यूनियन जैसे हो जाए, या आप अपने जीडीपी का 20% खर्चा करने लगे अपने मिलिट्री के ऊपर, और फिर बाद में देखा तो देश टूट गया, और सोवियत यूनियन टूट करके फिर बाकी छोटे छोटे देशों में बढ़ गया। आज की तारीख में रूस ही सबसे बड़ा देश है विश्व के अंदर। ईरान आज तक जितना भी पैसा खर्च करता है, चाहे 30 अरब डॉलर हो अपने डिफेंस के ऊपर, आप समझ सकते हैं कि भारत तकरीबन 80 से 90 अरब डॉलर खर्च करता है अपने डिफेंस के ऊपर। इतने छोटे अमाउंट में 30 अरब डॉलर के खर्चे में ईरान ने इतने सैंक्शन के बाद इस स्थिति में आकर के पहुंचा है कि वो आंख दिखाने के काबिल है। अपनी सुरक्षा के लिए वो पूरी तैयार है, अपनी सभ्यता को संभालने के लिए तैयार है, अपने नेतृत्व को दिखाने के लिए तैयार है अपने मजहब के अंदर। तो ये जो उसकी महत्वाकांक्षा है वो पूरी हो रही है। अगर उसने ईरान ने अपने आप को बिल्कुल ही बर्बाद करना है और अमेरिका जैसे देश या किसी और के देश के जैसे अगर उसे टक्कर लेने की कोशिश करेंगे तो उसकी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नहीं वो टिक सकेगा। क्यों? अगर चीन भी है, अगर चीन भी के पास आज की तारीख में कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, रूस के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। आपने देखा कि जब रूस ने अमेरिका के साथ स्पेस वॉर शुरुआत की तो क्या हो गया, सोवियत यूनियन से रूस बन गया। तो ये जो टक्कर है आज, जो एक तरीके से मैं कहूंगा एटीट्यूड हो या एक भरोसा है अमेरिका को, तो उसके साथ अगर ऐसे कोई टक्कर लेने की कोशिश करता है वो बिल्कुल उसको एनकरेज करते हैं कि आप आओ टक्कर लो और खुद खत्म हो जाओ। तो इसमें ईरान को भी मालूम है उसकी कितनी हद है, कहां तक उसने जाना है। उसने उसके प्रॉक्सी जो है जीसीसी में जितने भी देश है वो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी अमेरिका की है। अमेरिका वहां पे इसलिए सर वो अपने वजूद के लिए भी तो कुछ करेगा, वो भी तो वो वहां की सरकार भी तो अपने लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। वो अपने लोगों के लिए भी तो आंसरेबल हैं कि भाई हमारे ऊपर मिसाइल गिरता रहे और खामनेई जी मौज करते रहे, ऐसा तो होगा नहीं। या तो खामनेई जी को तो इंतजाम करें कि हमारी खोपड़ी बचे रहे, हमारा सर सलामत रहे। देखिएगा विवेक जी, कितना भी हो जाए हर एक देश को उसका अस्तित्व तो रहना चाहिए। कम से कम अगर उसने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने हैं, हाइपरसोनिक से बनाने हैं, तो उसने अपना खर्चा भी उतना ही लगाना है। क्या वो काबिलियत होगी? क्या वहां के लोगों को खाना पीना रहने को मिलेगा, या सिर्फ IRGC ही जो अपने जैसे पाकिस्तान में हो रहा है? अगर पाकिस्तान ही एक ऐसा आर्मी है जिसका देश है, क्या IRGC भी वैसे ही बनना चाहता है? नहीं, वो बात तो सही है कि IRGC का ही ओवरऑल कंट्रोल है, वो IRGC का ही देश बनकर रह जाएगा अल्टीमेटली। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां पर लिटरेसी रेट पाकिस्तान की तरह है, या फिर वहां पर जो शिक्षा दर है या फिर पढ़ाई लिखाई वो पाकिस्तान की तरह। इस मामले में बहुत आगे हैं, काफी लिटरेट लोग हैं, काफी पढ़े लिखे लोग हैं, और बस सैंक्शंस की मार झेल रहे हैं। वो भी भारत जैसे ही है। कैप्टन शाम, जैसे ही उनकी सभ्यता है, बिल्कुल पर्शियन सभ्यता है, और कई पर्शियंस तो भारत में रहते हैं। जी कैप्टन शाम, देखिए क्या है, बहुत ये प्रश्न आपका सही है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में हर देश अपना काम करेगा, चाहे वो नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट हो या चाइना का सपोर्ट हो। मोस्ट ऑफ द जो इनके मिसाइल्स टेक्नोलॉजी जो ज्यादा से ज्यादा बने हैं वो चाइना और नॉर्थ कोरिया, एक्चुअली खासकर नॉर्थ कोरिया के सहयोग से ज्यादा बने, क्योंकि शुरू से ही नॉर्थ कोरिया ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, चाहे वो टनलिंग हो, टेस्टिंग हो, या ज्वाइंट जो टेस्टिंग ट्यूनिंग जो करते हैं मिसाइल्स की शुरू में,
या मेटलर्जी जो इस्तेमाल करते हैं हम शील्डिंग के लिए। देखिए आईसीबीएम के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं। स्पेस में जाके वापस आने के लिए शील्ड की मेटलर्जी बहुत हाई एडवांस होनी चाहिए, और उसके बाद गाइडेंस सिस्टम जो है उसका बिल्कुल अलग होता है। रीमैन्यूवरिंग होती है आईसीबीएम की, आने के बाद स्पेस से वापस जब वो आता है तो पूरी रीमैन्यूवरिंग होती है। और स्पीड की बात कर रहे हो आप, तो 2 स्टेज में आप बनाते हो तो सॉलिड प्रोपल्शन तो चाहिए ही चाहिए। तो ये सारे टेक्नोलॉजी के साथ टाइम लगता है किसी भी कंट्री को। मैं आपको फिर से एक ध्यान देना चाहता हूं, टैक्टिकल सिचुएशन पे एक बार 4 बार मिसाइल अगर उसने आईसीबीएम इधर उधर मार दिया, एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका की होगी या किसी भी कंट्री की होगी, वो क्वाइट अग्रेसिव होगी इस सिचुएशन में। और अगर उन्होंने टेस्टिंग ट्यूनिंग की, जैसे द्विगार्सिया की बात आप करते हैं, तो पहला मिसाइल पहले गिर गया, और दूसरा मिसाइल जो वॉरशिप जो चारों तरफ 3 लेयर में अवैध दुर्ग बना के बैठे हैं द्विगार्सिया में। और आपको बताऊं मैं, SPY-6 रडार हो, चाहे उनका जो दूसरा सिस्टम है SM-6 जो एयर डिफेंस सिस्टम है शिप्स का, जो खासकर वो बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है। कोई झाड़ी, कोई जगह, कोई दीवार नहीं होती शिप्स के लिए रुकने के लिए, छिपने के लिए। समुद्र का जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है बहुत ही खतरनाक, क्योंकि अगर फाइटर एयरक्राफ्ट ने एयर टू सरफेस मिसाइल लॉन्च किया, रिएक्शन टाइम 1 मिनट का रहता है किसी वॉरशिप के पास, और वॉरशिप का डूबना मिसाइल के साथ एक बड़ी बात मानी जाती है। तो फिलहाल आप मान के चलो आईसीबीएम से वो डिटरेंस कर भी दे, एक आध छिटपुट मिसाइल मार भी दे, पर ये जो मार उसको अभी यहाँ लद्दाख और कोसाम पे पड़ने वाली है। हाँ। मैं उसकी बात ज्यादा जल्दी से आपको फिर से कहना चाहता हूं। एक बात बताऊं मैं, जो सबसे ज्यादा जो बात हुई थी इस वार के शुरू होने में, वो CM-302 मिसाइल को लेके हुई थी, जो अमेरिका की, जो चाइना की क्रूज मिसाइल है, जो सबसे खतरनाक है, हाइपरसोनिक है, 3 मैक की, 300 किलोमीटर ज्यादा रेंज नहीं है उसकी, 250 किलोग्राम ही वार लेके जाता है, पर ये क्रूज मिसाइल है और सी स्कीमिंग मिसाइल है, और जो समुद्र के सतह पर चल के और नजदीक के शिप्स को मारता है। आपको फिर से मैं ध्यान आकर्षित करूं, ये बंदर अब्बास में जो लगी हुई है मिसाइल, वो उस तरह की मिसाइल लगी है और सिलोज में रखी हुई है पहाड़ों के पीछे। इसीलिए 40 दिन के बाद अमेरिका ने युद्ध रोका, क्योंकि अभी वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर में गल्फ में घुसने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा, बिल्कुल, क्योंकि ये मिसाइल जो है इनका कोई काट नहीं होगा, और ये मारेंगे शिप्स को तो शिप्स तकलीफ में पड़ जाएंगे। तरीका एक ही है, अंडर वाटर सबमरीन से टॉमहॉक, या जो अनमोन्ड बोट बैट्स हैं, या जो बोट्स जो उनके हैं, एआई के साथ रोबोटिक्स जो चल रही है उनकी। और दूसरी बात मैं कहूं आपको, तो जो एक तरह से हाइब्रिड वॉरफेयर, एसिमेट्रिक वॉरफेयर का एसिमेट्रिक वॉरफेयर से ही तोड़ होगा। इसीलिए कई शिप्स 2 बार पीटरसन, मर्फी जाके निकल गए, बाहर आ गए। बाय द वे, चुपचाप अमेरिका अभी भी सदर्न साइड से शिप्स ले जा रहा है, 3 शिप कल निकाले गए हैं। और ये जो खतरा मंडराया, बोट को मारा उन्होंने, क्योंकि वो वहां पर उनके सदर्न साइड में, लद्दाख के सदर्न साइड में अमेरिका का कंट्रोल है। नॉर्दर्न साइड में कसाम और लद्दाख के पास से जो शिप्स निकल रहे हैं 25 की मात्रा में पर डे, जो ईरान कह रहा है अंडर कंट्रोल, वो IRGC के कंट्रोल में है। उस एरिया में मुश्किलात हो रही है अमेरिका को जाने में, तो क्रूज मिसाइल्स की जरूरत पड़ेगी। आपका जो आज का थीम है आईसीबीएम, इसके डिटरेंस की हम बात कर सकते हैं, पोस्चरिंग की हम बात कर सकते हैं, बना भी ले अगर वो तो छोड़ भी सकता है, लेकिन यहां जो आघात होगा उसको ज्यादा चिंता होगी। तो क्या वाकई होर्मुज में बैकफुट पर है? नहीं, आपका सवाल ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मैं इस सवाल को थोड़ा और आगे कार्य कर लेता हूं, मलिक साहब से पूछ लेता हूं। मलिक साहब, क्या होर्मुज में बैकफुट पर है ईरान? देखिए विवेक जी, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ईरान इस टाइम इकोनॉमिक एक तरह से जो उसका एनसर्कल किया है अमेरिका ने, उसकी हीट फील हो रही है। कारण यह है कि देखिए, जब तक आपकी शिपिंग जहां तक डेली तकरीबन 200 जहाज, सर वो तो हमारी जेब पर भी फील हो रही है सर। मैं जब पेट्रोल पंप जाता हूँ, वो आंच मेरे यहाँ वॉलेट तक पहुंच जाती है, फिर मैं वॉलेट निकाल के बगल सीट पर रख देता हूँ, बहुत तेज आंच होती है। विवेक जी देखिए, जब कहीं जो ऐसी समस्या है जो हम जिस पर पूरी तरह डिपेंडेंट है, और वो हम तक ट्रांसफर होगी ही होगी, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है और उस पर एक युद्ध चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, उसके इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट्स हमारे पास आएंगे, जरूर आएंगे, और हर कंट्री पे जाएंगे। आप हॉर्मुज पे आता हूं। देखिए, हॉर्मुज पे जो यूएस और उसके बीच में स्टैंड ऑफ हुआ है, इससे पूरे
एशिया में खासकर जापान से लेके और चाइना पे भी फर्क पड़ा है। ऐसा नहीं कह सकते कि चाइना अनटच्ड है, पर चूंकि चाइना का रिजर्व, रियल एस्टेट रिजर्व, मिलिट्री रिजर्व मिला के इतने ज्यादा है कि वो एक तरह से देखा जाए पूरा सवाल ईयर कवर कर सकते हैं। अब ईस्ट जो एशियन कंट्रीज है और भारत उसमें खासकर बहुत ज्यादा इफेक्टेड इसलिए हुआ है, इंक्लूड पाकिस्तान भी इफेक्टेड है। इसलिए पाकिस्तान का एक रीजन ये भी है फड़फड़ाने का कि जल्दी से इसको सेटल कराइए, क्योंकि वहां पे जो स्मगल्ड चीप जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जाते थे वो भी बंद हो चुके हैं। तो ये सब चीजें देखते हुए हॉर्मुज पर चाहता है कंट्रोल ईरान, और ये चाहता है कि उसके यहाँ पे जो डिवास्टेशन हुआ है उसका रिपेयर के लिए उसको इजी मनी जल्दी से मिल सके। और यही कारण था अमेरिका इस बात को समझ रहा था कि ये इतनी जल्दी से इजी मनी ईरान के पास नहीं आना चाहिए, नहीं तो ईरान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईरान की इकोनॉमी चलती रहेगी, उसका वेपन का, मिसाइल का प्रोडक्शन यानी कि आप कह रहे हैं कि अमेरिका का रहेगा। नेवल ब्लॉकेड का जो फैसला था वो सही था और वो ईरान को कहीं ना कहीं डेंट कर रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी, क्या इससे ईरान बैकफुट पर आ सकता है? निस्संदेह ईरान के ऊपर दबाव बहुत है, और ईरान ऑलरेडी जो यूएस का जो नेवल ब्लॉकेड है उसकी वजह से उसके जो भी शिपमेंट्स हैं वो सब बाधित हैं। और इसी तरीके की अगर स्थितियां अगर बहुत ही आगे बढ़ती रही, एक लंबे समय तक जारी रही, तो ये ईरान की इकोनॉमी के लिए डिवास्टेटिंग साबित हो सकता है। ये पहले से ही हाईली सैंक्शनड इकोनॉमी है, और अब इस तरीके का जो नेवल ब्लॉकेड की वजह से ईरान के जो भी वहाँ पे व्यापारिक गतिविधियां थी, ऑयल का जो ट्रेड था वो सब बाधित है। और उसके जो तेल के कुएं एक बार ठप हुए तो फिर आप जानते हैं कि तेल के कुओं को रीस्टार्ट करने में एक बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अनेक तरीके की उसमें जो सिस्टम फेल्योर इत्यादि की भी इश्यूज आ सकते हैं। तो ऐसे में ये जो पूरी स्थिति है वो ईरान के इस्लामिक रिजीम के लिए बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। और अमेरिका तो इसको लंबे समय तक सस्टेन कर सकता है, लेकिन ईरान इसे स्वयं नहीं कर पाएगा। और इसी वजह से मैं, जैसा कि विवेक जी कहता रहा हूं, कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ये जो ब्लॉकेड है और उसके बाद अमेरिका का जो नेवल ब्लॉकेड है वो बहुत लंबे समय तक इसको करके नहीं रखा जा सकता। इसके ऊपर सहमतियां बनानी ही होंगी, और इसके बारे में संकेत भी दिए जा रहे हैं, चाहे वो ईरान का स्वयं का के जो मूव्स हों। अब्बास अराक्ची कभी मॉस्को चले जाते हैं, कभी चाइना चले जाते हैं, कभी वो अन्य जगहों पर विजिट करते हैं। भारत की भी यात्रा उन्होंने की थी। तो ये ईरान के जो अनेक मनूवर्स हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के संदर्भ में उसके ऊपर जो दबाव है उसको दर्शाता है। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो ये नॉर्मलाइजेशन, वहां पर डीवेपनाइजेशन करना, वहां पर बहुत जरूरी है और एक कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी भी। अजिताभ जी, अजिताभ जी, क्या हॉर्मुज से पीछे हटेगा ईरान? देखिए, एक तो आईसीबीएम, विवेक जी, कोई गारंटी तो है नहीं। बहुत सारे कंट्रीज के पास है आईसीबीएम, बट क्या वो अमेरिका ने वॉर जीत लिया? नंबर 1। दूसरी बात, क्या ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी है जो आईसीबीएम को उस मुकाम पर ले जाए? तीसरी बात, क्या अमेरिका इस तरह का जो हम कह रहे हैं कि एक यहाँ पे न्यूक्लियर की बात होती है, न्यूक्लियर वेपन्स की बात होती, आईसीबीएम नॉर्मली न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या ईरान के पास न्यूक्लियर वॉरहेड है या नियर फ्यूचर में हो जाएगा? अगर होगा तो आईसीबीएम निश्चित रूप से एक डिटरेंस भी होगा और एक अटैक वेपन भी होगा। तो ये सारे लिमिटेशंस हैं टेक्नोलॉजी की जो चुनौती है। और तीसरी तरफ आप देख लीजिए, यहाँ पे जो अभी पूरे वर्ल्ड में जो कूटनीति और मैं कहूंगा शिफ्टिंग अलायंस एंड स्ट्रेटजी दोनों बड़े पैमाने पे चल रही है। ऐसे में ईरान इंटेलिजेंस, ईरानियन इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट है, अमेरिकन इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट है। अमेरिका का इंटेलिजेंस कहता है कि ये अगर इकोनॉमिक ब्लॉकेड अमेरिका ने पहले किया होता तो शायद रिजल्ट कुछ दूसरा होता। कल भी ईरान के राष्ट्रपति ने ये कहा है जोर देके, और इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट आई है ईरान की, कि हमें इकोनॉमिक वार अब देखना पड़ रहा है। शत्रु हमारे अपनी रणनीति को चेंज कर रहे हैं। अब हमें वो आर्थिक रूप से पंगु करना चाह रहे हैं, और इस लिहाज से अब हमें उस ओर ध्यान देना होगा। तो आप देख लीजिए, ब्लॉकेड जो अमेरिका की तरफ से है बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है, और कहीं ना कहीं ईरान की कमर टूटती दिख रही है। दूसरी तरफ आईसीबीएम में वो निश्चित रूप से वो चाहता है, हर कोई चाहता है, लेकिन अभी उसके पास न आर्थिक वैसी शक्ति है, न उसके पास टेक्नोलॉजी है, और न अभी जिगड़ा भी है जिस तरह से उसको तोड़ा गया है। ये टेक्नोलॉजी वाली बात तो फिर भी ठीक है, लेकिन जिगरा तो जिस तरह का दिखाया है अजिताभ सर, वो तो दुनिया में एग्जाम्पल की तरह है। वो अभी हॉर्मुज पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है, और भी अमेरिका इसराइल दो महाशक्तियों के सामने, तो ये तो जिगरे वाली बात है। खैर, वक्त सीमित है, आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया बुल रहा में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।